लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, उनके विचारों को आप सुन रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने भी सोशल हैंडल्स पे आप देख सकते हैं इसे, पार्टी का यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, इसके अलावा बाइसिकल टीवी पे भी देख सकते हैं। लगातार आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में वर्चुअल रैली हमारी बहुत कामयाब हो रही है। क्योंकि इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि आप लोग इसका इंतजार करते हैं, और जब आप इंतजार करते हैं किसी चीज का तो यानी कि उस चीज में कोई बात होती है। क्या होती है? क्या होती है? बात होती है। और तभी पता लगता है कि कितने जोश और खरोश से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज एक वक्ता जो हमारे बीच हैं, बहुत ही सीनियर शख्सियत हैं, जो आपके बीच अपने विचार रखेंगे और आप उन्हें सुनेंगे। उससे पहले हम इनका तारुफ कराएं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर काम अपनी एक पॉलिसी के तहत करती है, योजना के तहत। काहे के तहत? योजना के तहत। अब आपने देखा होगा कि उसने जो साड़ छोड़ रखे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत अहम मुद्दा है साड़ का, कि साड़ जो उसने छोड़ रखे हैं, जो खेतों में जा रहे हैं, हाँ इनका मामला जो है वो बिगड़ सकता है। तो किसानों को रोकने के लिए कि इन्होंने बैल छोड़ दिए, आवारा पशु भी छोड़ दिए, कि छोड़ दिए ताकि ये इनके खेतों में जाएंगे तो किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो अहम चीज होती है वो उसका खेत है, वो उसका खेत है। तो वो उसी में व्यस्त हो जाए, क्योंकि वो उसको भगाने के चक्कर में, उसको हटाने के चक्कर में कि किस तरह से कहीं उसका खेत, कहीं उसकी फसल ना नष्ट हो जाए, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए किसान जो है वो उसमें लग गया और इन्होंने अपनी योजना के तहत ये काम कर दिया। तो ये गलत काम किया इन्होंने, क्योंकि वो तो जाकर के लोगों को घायल कर रहा है। आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने, किसने किसने देखा? हमने देखा। आपने देखा? आपने देखा? वो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो सब वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है किस तरह से जो है ये जानवर घूम रहे हैं, तो किसान को परेशान करने की। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का खास तौर से किसान जो है वो डटा रहा अपनी मांग पे, और उसने कहा कि ठीक है, ये अगर ये आ रहे हैं तो आने दो, हम इनका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा मुकाबला करेंगे कि तुम्हारी सरकार तो यहां से उखाड़ के फेंक देंगे, सरकार को यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसानों ने फैसला ले लिया। अब बताइए, साढ़ खाली खेत में नहीं घूम रहे, रास्ते में, अरे हाँ रास्ते में। अभी हमारे पास कुछ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ घटनाएं श्रावस्ती की, सिधौली में बताइए एक महिला को घायल कर दिया, हमीरपुर में किया, उन्नाव में एक बुजुर्ग इंसान साइकिल पे जा रहे थे, वो गया पीछे से जाके और सींग से उठा करके वो बुजुर्ग को पीछे फेंक दिया। वो घायल हो गए, घायल हुए क्या, बेहोश हुए, बहुत देर पड़े रहे, वो भी सबने देखा। ना कोई वहां पहुंचा उपचार के लिए, ना उनको कोई बचाने के लिए, कोई नहीं पहुंचा सरकार का। तो ये सरकार की नाकामियां। मार्केट में घूम रहा, कहां घूम रहा? अरे मार्केट में। कल एक महिला को हमने देखा, यहां लखनऊ की बात बता रहा हूं आपको, कल यहां पे मार्केट में जाकर के एक उसने गिराई, साइकिलें गिराई, मोटरसाइकिलें गिराई, और उसके बाद उसने आकर के महिला को घायल कर दिया, महिला को उसने घायल कर दिया। लोगों ने खैर मदद की और ये किया। तो ये किसान के लिए इन्होंने ये सब काम किया और ये घायल कर रहा है लोगों को। अब चीज ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, भाई योगी जी ने तो कोई काम नहीं किया, योगी जी ने कोई काम नहीं किया। भाई हम तो ये चाहते थे कि जिस तरह से आप चीजें बनाते हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी का हम लोग डेटा देखते हैं, तो उस डेटा में सब चीज मिल जाती है, जिस तरह से आप सारी चीजें देख ली, इस तरह की एसआईटी बना लिया, कमेटी बना लिया, दुनिया भर की आप बना लेते हैं चीजें। तो जब इतनी हालात खराब हो रहे थे तो आपको एक वो भी बना लेना चाहिए था, यूपीएसएआरबी, यूपीएसएआरबी। अब पूछिए यूपीएसएआरबी क्या है, पूछिए। यह है उत्तर प्रदेश
रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है? उत्तर प्रदेश, जोर से बताइए आप। उत्तर प्रदेश, हाँ, साड़ अटैक रिकॉर्ड ब्यूरो। इसमें पता लग जाएगा उनको कि कितने लोगों को घायल किया और क्या हालात उसकी वजह से हो रहे हैं, ये उनको पता लग जाता। लेकिन ये उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि इससे उनकी नाकामी झलकती, और वो नाकाम हैं, ये सबने मान लिया है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी को देखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हमने संकल्प लिया है अपना, उस संकल्प में ये भी उन्होंने बात रखी है कि साड़ के द्वारा अगर कोई घायल होता है या कोई मारे जाने वाले को, साड़ के द्वारा अगर मारा जाएगा कोई इंसान, कोई भी इंसान, चाहे किसान हो चाहे इंसान कोई भी हमारे प्रदेश का, तो उसको 5 लाख रुपया उसके परिवार को दिया जाएगा। 5 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। ये देखिए एक सोच है, ये सोच उस शख्स की है जो शख्स अपने प्रदेश की जनता का दर्द समझता है, प्रदेश की जनता का दुख समझता है, प्रदेश की जनता का गम समझता है। वो ये शख्स वही कर सकता है जिसके दिल में इंसानियत हो। और हमें फक्र है कि हम उस शख्स के सिपाही हैं जिस शख्स के दिल में इंसानियत है और एक महान नेता है, महान लीडर है, आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर बी पांडे साहब। बी पांडे जी का परिचय देते हैं हम आपको। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तथा समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप चित्रकूट के विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। शिक्षकों के कल्याण के लिए, उनके सम्मान और उनके हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बहुत महान काम कर रहे हैं। एक तरफ जो हम देख रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों के साथ जिस तरह से लाठियां चलाई जा रही हैं, सड़क पे दौड़ा के जिस तरह से बर्बरता से लाठियां चल रही हैं, जिस तरह से उनको घायल किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी शिक्षक है उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, देख के तकलीफ होती है, देख के दर्द होता है, देख के आंख भी भर आती है कि किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको रोकेगी उत्तर प्रदेश की जनता, इसको रोकेगी और शिक्षकों का सम्मान, सबका सम्मान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो सम्मान करने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है। आदरणीय बी पांडे साहब, आपसे निवेदन है कि आप यहां पर तशरीफ लाएं और अपने विचार रखें, लोगों तक बताएं, और लोग आपको सुनने को बेकरार हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आइए। जोरदार तालियों से, अपनी करतल ध्वनि से आदरणीय बी पांडे जी, हमारे गुरु जी, इनका स्वागत कीजिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज अपने जनप्रिय नेता के नाम के शाब्दिक अर्थ से ही इस रैली का शुभारंभ करना चाहता हूं। जो अखिल है वह ईश है, जो ईश है वह सर्व है, अखिलेश पर अब गर्व है, अखिलेश पर अब गर्व है। बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि अखिल का अर्थ होता है पूर्ण, और पूर्ण जो होगा वही ईश होगा, और जो ईश होता है वही सब कुछ होता है। तो नाम के शाब्दिक अर्थ से भी आप समझ गए होंगे कि हमें सौभाग्य से एक ऐसे नेता के निर्देशन में काम करने का अवसर मिला है जो कि हृदय की विशालता में, मस्तिष्क की सोच में, उदारता में, उनके तुलना में वर्तमान भारत में कोई नेता परिलक्षित नहीं है। मित्रों, सभी समाजवादी साथियों से अनुरोध है कि 2017 से ही सुन रहा हूं कि 22 आने दीजिए। समाजवादियों के मन में पीड़ा और कसक थी जिस दिन आपकी सरकार चली गई, और हम समाजवादी मिल करके भी अपने जनप्रिय नेता, जिन्हें भैया शब्द से संबोधित किया जाता है, भारत में कोई नेता नहीं है जिसको कि भैया शब्द से संबोधित किया जाता है,
नहीं बना पाए। तब से कसक थी कि 22 आने दीजिए, 22 आने दीजिए, 22 आने दीजिए, 22 आ गया। सभी समाजवादी परिवार के लोग जुड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से उस दिन भी हमने चर्चा किया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे शिक्षक सभा का दायित्व दिया है, तो शिक्षा प्रेरकों की परीक्षा है, शिक्षा मित्रों की परीक्षा है, अनुदेशकों की भी परीक्षा है, वित्त विहीन शिक्षकों की परीक्षा है, सवित्त की परीक्षा है, राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी परीक्षा है। क्या परीक्षा है कि सबसे पहले उन्हें अपना हित और अहित का बोध होना चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु और पक्षी भी अपना प्रॉफिट और लॉस जानता है, हित और अहित जानता है। हम शिक्षक होकर अगर यह नहीं जान पाते तो जानने का प्रयास करें कि अगर शिक्षकों का कभी भला हुआ है या कभी भला होगा तो वह समाजवादी सरकार है। विगत शैक्षणिक अनुभव के आधार पर डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि शिक्षकों का जब और कर्मचारियों का जब जब भी भला हुआ है समाजवादी सरकार ने किया है। और आगामी सरकार जब आपके प्रिय नेता जिन्हें भैया आप कहते हैं उनकी सरकार बनेगी, तभी शिक्षा प्रेरक से लेकर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन और राजकीय शिक्षकों का भला होगा। अभी आप सुन रहे थे, उस दिन हमने चर्चा में पुरानी पेंशन की बहाली की बात की। बहुत बड़ा मानवीय दृष्टिकोण जिसका होगा, ऐसा ही नेता इस प्रकार का निर्णय लेगा। इतिहास साक्षी है कि पूर्व में उन्होंने मानवता के आधार पर ही, मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए ही 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित कर सहायक शिक्षक बनाने का काम किया था। ऐसे नेता से ही उम्मीद थी। उस दिन हमने चर्चा किया था निहारना, सभी शिक्षक और कर्मचारी जिसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, आशा भरी नजरिए से दृष्टिपात कर रहे हैं। और उस नेता ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली और वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय की बात स्वीकार कर ली। हम समस्त शिक्षक परिवार, लाखों शिक्षक और कर्मचारियों के परिवारों की ओर से ऐसे अपने जनप्रिय नेता को हार्दिक कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। मित्रों, बात हमने की परीक्षा की। परीक्षा का विषय क्या होगा? आप परीक्षा में जा रहे हैं, सारे शिक्षक, सारे समाजवादी, सारे नौजवान परीक्षा देने जा रहे हैं। 2022 की परीक्षा है और जिसमें आपको टॉप भी करना है। और टॉप करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। और तैयारी किस बात की करेंगे? 3 बात आपको जान करके जाना है परीक्षा में। जनता के बीच में जाना है, दरवाजे दरवाजे जाना है, अपने विद्यार्थियों के लिए भी जाना है। वह 3 बातें क्या बतानी होगी आपको कि नीति, नेका और नियत। नेका और नियत, आपकी नीति क्या है? क्या भारत में जितनी राजनैतिक पार्टियों की नीतियां हैं, आपको बताना होगा कि सबसे बेहतर नीति समाजवादी नीति ही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतने बड़े आबादी वाले देश के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बहुत घातक है और समाजवादी व्यवस्था ही जन कल्याण के लिए साधक है। आपकी नीति है समाजवादी व्यवस्था और यह सुखद संयोग है कि उस समाजवादी नीति के आदरणीय नेता कौन है? हमारे जनप्रिय नेता, जिनमें उदारता है, राष्ट्र प्रेम है, जन प्रेम है, विभेदवादी नीति नहीं है, सर्वग्राही जिसका व्यक्तित्व है, सबको एक साथ लेकर जोड़कर चलने की जिसके पास सामर्थ्य है। आज और नेता की नियति बहुत साफ है। भाजपा के नेता बहुत होंगे, लेकिन नियत में मित्रों खोट है। जानना होगा और जनता में बताना भी होगा। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 15 लाख देने का वादा करने वाले लोग 15 रुपया भी नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले लोगों ने जो रोजगार बचा था उसको बचा नहीं रहने दिए, तमाम रोजगार समाप्त कर दिए।
कितना अंतर हो गया कथनी और करनी में। और यहां आपके नेता में कथनी और कर्म, मनस से कम वचस से कम कर्मण एकम महात्मा नाम, मन में वचन में और कर्म में जिसके एकता हो, एक रूपता हो, उसे ही महात्मा कहते हैं। और मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण एकम दुरात्मा नाम, मन वचन और कर्म में भिन्नता हो। पर अगर भिन्नता देखनी हो मन वचन और कर्म में तो भाजपा की ओर चले जाइए, और मन वचन और कर्म में एकता देखनी हो तो अपने नेता में देखिए, अपनी नीति में देखिए, अपनी विचारधारा में देखिए। मित्रों, नियत की बात तीसरी है। नियत किसकी क्या है? एक की नियति है सर्वग्राही और दूसरे की नियति है विभाजनकारी, भेद डालो राज करो, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, और दिवाली रमजान करो, ईद करो, इसी में मंदिर बनाओ। मंदिर अच्छी चीज है, पूजा अच्छी चीज है, बने ठीक ठाक है, लेकिन सबसे पहले फिर आज कहना पड़ रहा है स्वामी विवेकानंद की वाणी कि भारत को आवश्यकता है अगले बहुत वर्षों तक के लिए, 50 वर्षों के लिए, कि मंदिर और मस्जिद में ताला बंद कर दिया जाए और दरिद्र नारायण की पूजा की जाए। जो अनाथ हैं, अपाहिज हैं, भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, भूख से व्याकुल हैं, उनको भोजन दिया जाए। मठ और ट्रस्ट में दे करके क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। तो इसलिए असली पूजा, असली धर्म दरिद्र नारायण की सेवा और दरिद्र नारायण की पूजा है। असली मजहब तो धर्म यह है जो सर्वधर्म समभाव रखता हो, जो धर्म धर्म में भेद करता हो वह धर्म जानता नहीं। इस पर डिबेट करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि मजहब कभी भी तोड़ना सिखाता नहीं, बांटना सिखाता नहीं, उसका अर्थ करने वाले अनर्थ करते हुए तोड़ना सिखाने का काम करते हैं। आज भी पेपर में हमने पढ़ा कि राम राज्य लाने के लिए भाजपा को लाना है। अब भाई राम राज्य क्यों आया, कैसे आया, किस रूप में आया, इसको जानना तो जरूरी है। आपको जनता में बताने की जरूरत है कि राम राज्य वही गपाष्टक की बात रह गई है। राम राज्य आया तो किस रूप में आया, और पहले आया तो क्यों आया, कैसे आया, इस पर संक्षिप्त चर्चा कर देना चाहता हूं। रामराज सबके जबान पर है भारत में, निश्चित तौर पर राम पूजनीय है, आदर्श है भारत के, नो डाउट। चूंकि त्याग का जो प्रतिमान उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया वह किसी भी युवराज ने नहीं किया होगा, इसलिए पूजनीय है। लेकिन राम राज्य आया कैसे? राम राज्य आया त्याग और तपस्या से। आप कल्पना कीजिए 14 वर्ष तक, जरा ध्यान से सुनिएगा, 14 वर्ष तक अयोध्या के राजा के रूप में एक पैसा ड्रा नहीं किया राम ने। कार्यकारी राजा भरत थे, उन्होंने एक पैसा ड्रा नहीं किया, नंदीग्राम में तपस्वी के रूप में बैठे रहे और वहीं से शासन सत्ता चलाते रहे। इतना बड़ा युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध, अयोध्या की एक भी सेना नहीं गई और खजाने से एक पैसा ड्रा नहीं हुआ, युद्ध लड़ा गया, जीता गया। 14 वर्ष तक जनता ने एक भी अप्रासंगिक काम नहीं किया, खुशी का माहौल नहीं किया, अपव्यय नहीं किया, राम के जाने के शोक में बैठी रही, रुपया आता रहा, व्यय एक नहीं हुआ। तो यह 14 साल नहीं 5 साल करके दिखा दें, और क्यों नहीं दिखा दिए? और कोई 14 साल दिखा दे तो रामराज अपने आप आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। यह है कथनी और करनी का अंतर। कथनी तो राम राज्य की कहावत एक बता देना चाहता हूं कि एक कुत्ते को किसी ने मारा था, वो भूखता हुआ राज दरबार लगा था, आया बाहर, चौकीदार ने कहा जाके दरबार में कि कुत्ते की कुछ शिकायत है, कहीं ले आओ। कहीं हुजूर जो है या सरकार, यहाँ कुत्ता वर्जित है आना, जो हुक्म हो। तो कहा मैं चलता हूं। राम जी स्वयं निकल के बाहर गए, दुम हिलाते हुए कुत्ता वहां तक ले गया जिसने मारा था, फिर वह दंडित हुआ।
और आज भाजपा के नेता किसानों के पास मिलने नहीं गए। किसान आंदोलन होता रहा, सड़कों पर कील गाड़ी जाती रही, उनको लतियाता जाता रहा, उनको आतंकवादी कहा जाता रहा, लेकिन कोई उनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं गया। जो किसान भारत की धरोहर है, भारत कृषि प्रधान देश है, और जिस राजा ने, जिस राज्य में अगर किसानों की सुनवाई नहीं है, उस राज्य को आप क्या कहोगे भाई? बोलो ना, वो अच्छा राज्य है? अंधेर नगरी है। और इस अंधेर नगरी चौपट राजा को आप राम राज्य कहोगे क्या? तो राम राज्य को मित्र बदनाम न करें। यह समाज में आप बताइए, राम राज्य बड़ी ऊंची परिकल्पना है। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापार। और उस राम राज्य को आज ये लोग तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए सिद्धांत जनता में जन जन तक परीक्षा, यही हम बता रहे हैं कि आपकी परीक्षा है, आपको बताना क्या है। आप शिक्षकों से ज्यादा प्रेरित करता हूं कि आपको बताना है कि 7वां वेतनमान किसने दिया। हम पेंशनर को जानते हैं, हमारी पेंशन भी माननीय जी ने अपने कार्यकाल में 7वां वेतनमान का पेंशन दे दिया, और नहीं अभी तक घूमता रहता। ये पहली सरकार है कि कोरोना के बहाने कर्मचारियों का डीए 2 साल तक नहीं मिला। महंगाई बढ़ती रही और डीए रोक दिया गया। कोरोना के बहाने क्या क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है। हम केवल चर्चा करना चाहते हैं कुछ बिंदुओं की। जो परीक्षा आप देने जाओगे, अपने नेता के बारे में बताना होगा, समाजवादी नीति के बारे में बताना होगा, और अपने नेता की नीयत के बारे में बताना होगा। अगर आप बताने में कामयाब हो गए, जनता में कामयाब हो गए, अपने शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि अपने शिष्यों को बताएं। अगर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को, उन परिवारों को बताने में कामयाबी हासिल कर ली, तो 10 मार्च का दिन आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। 10 मार्च का सूर्यास्त, उसी के साथ भाजपा के तंत्र का, झूठ तंत्र का, माया तंत्र का भी सूर्यास्त हो जाएगा। डबल सूर्यास्त होगा एक साथ, सूर्य का अस्त और भाजपा के कुचक्र का भी अस्त हो जाएगा। और एक आपके पास ऐसी सरकार आएगी जिसके बारे में एक वाक्य है कि भाषा, जरा नोट करिएगा मन में, भाषा वेश परंपरा जाति संप्रदाय संबंधी अनेकानेक विविधताओं से युक्त यह भारतीय समाज में विकास का मार्ग प्रशस्त केवल माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। भारत में भाषा की भिन्नता है, भेष की भिन्नता है, परंपरा, हर 5 गांव के बाद एक नई परंपरा है, धर्म की भिन्नता है, संप्रदाय की भिन्नता है, लेकिन उन विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला सिद्धांत कौन है? वह है समाजवादी सिद्धांत। और हमें गर्व है कि उस सिद्धांत पर आधारित पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सबके प्यारे नेता भैया शब्द से जिन्हें अभिहित किया जाता है, यह सुखद संयोग है। मित्रों, समाजवादी नीतियों को प्रसारित करना यह भारत की आवश्यकता है। भारत को विकसित मार्ग पर जाने के लिए यह प्रशस्त सोपान है कि हम समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और परीक्षा में पास हो जाएं। अगर आप पहुंचाने में सफल रहे तो परीक्षा में टॉप कर जाओगे। अगर जन जन तक आपने नहीं पहुंचाया, अपने घर बैठे रहे, तो हम शिक्षक रहे हैं, टॉप का रिजल्ट भी दिए हैं, फेल का भी दिए हैं, लेकिन हम समाजवादियों से पूरी अपेक्षा करते हैं कि इस बार हमारा समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी किसान, समाजवादी मजदूर, समाजवादी पार्टी में सद्भावना रखने वाले हर माता बहनें, देवियां और सज्जन जितने भी हैं, सभी का यह दायित्व है कि समाजवादी नीतियों के बारे में, अपने नेता की नीयत के बारे में जन जन तक संदेश देने की आवश्यकता है। और अगर यह संदेश दे करके आप कन्विंस कर लीजिए
कन्विंस करने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर विजय नहीं, आपकी महाविजय होगी। कन्विंस करना प्रारंभ कर दीजिए, अब नो टाइम, समय बचा नहीं है। 10 फरवरी से चुनाव भी है, 10 मार्च को परिणाम भी आने वाला है। जिस परिणाम के लिए आप 5 साल प्रतीक्षा किए हैं, उस परिणाम पाने के लिए रात दिन 10-20 दिन मेहनत तो कर दीजिए। हम ऐसे छात्रों को भी देखे हैं कि जब परीक्षा नजदीक आती है तो सोना जागना सब एक हो जाता है, रात दिन मेहनत करते हैं। ऐसे बच्चे ही टॉप करते हैं। तो पूरी अपेक्षा है कि आप टॉप कर जाओ मित्र, और अगर टॉप नहीं किए तो बड़ी पीड़ा आपको भी होगी, आप ही को ज्यादा होगी। वी आर आउट गोइंग, हम लोग तो अपना जीवन काफी जी चुके हैं। आज सबसे बड़ी पीड़ा होगी नवयुवकों को, क्योंकि आज संविधान खतरे में है, और वह संविधान जिसके तहत आपका देश चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। और अगर जिस दिन भारत का लोकतंत्र अगर आपको बचाना है तो सबसे पहला काम यह है कि जन जन तक वोट मांग करके, वोट की विनती करके, रिक्वेस्ट करके वोट अपने खेमे में डालना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। और उधर लोकतंत्र चला गया, क्योंकि आज लड़ाई इस बात की है, समाजवाद वर्सेस फांसीवाद। फांसीवाद ताकतें, फांसीवाद वह सिद्धांत है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और पूंजीवाद वह मतवाद है जो धर्म का आश्रय लेकर के पूंजीवाद का संरक्षण करता है। धर्म उनका बहाना है, इसीलिए मार्क्स ने इसको अफीम कहा था, धर्म को। और धर्म को का अफीम खिलाने में भाजपा के लोग लग गए हैं। आपको मानवतावादी सोच जन जन तक पहुंचाना है कि यार मित्रों, मानवतावादी बनो, धर्म सब एक है। क्या नफरत है? सर्वधर्म समभाव का यही अर्थ है कि हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहें, हम मुसलमान का सम्मान करें। जो मुसलमान है पूरी निष्ठा से मुसलमान बना रहे, वह हिंदू का सम्मान करे। यही सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अगर कोई डीप स्टडी करेगा तो धर्म में कोई अंतर नहीं है। समय कम है, इस पर उस दिन हल्की चर्चा भी हमने की थी। नहीं, एक एक बिंदु बता दिया जा सकता है कि कहीं कोई डिस्पैरिटी की गुंजाइश नहीं है धर्म। तो इसलिए धर्म का बहाना एक नशा दे करके जनता को कभी कभी मिल जाते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि अरे मंदिर, तमका मंदिर बन रहा है तो ठीक है, रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, दवाई होगी, वह भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है यह स्टैचू कल्चर से बचाने के लिए। स्टैचू कल्चर का मतलब कि जिस मुल्क में बड़े बड़े दुनिया के धनाढ्य मुल्क हैं, लेकिन अगर 4-5 हजार करोड़ से किसी की स्टैचू बना दिया जाए, हम तो कहेंगे उस 4,000 करोड़ में 4 मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएं, उसके नाम जिसका स्टैचू बन रहा हो, वह प्रमाणित होगा और उसके नाम से सर्टिफिकेट बटेगा, वह ज्यादा जीवंत होगा। आवश्यकता है अकल लगाने की। तो स्टैचू कल्चर न पैदा हो देश में, वह दिन दूर नहीं जो भाजपा ने स्टैचू कल्चर पैदा कर दिया, आगे आने वाले दिनों में इसकी होड़ न लग जाए। तो इसलिए आवश्यकता है कि इस देश में आपको समाजवादी नीतियों के बारे में जन जन तक बात पहुंचाते हुए आपको यह बता देना है कि आपका भविष्य, आपकी पीढ़ी का भविष्य लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र तब रहेगा जब समाजवाद रहेगा तब। अगर समाजवादी व्यवस्था चली गई तो लोकतंत्र पर खतरा है, और लोकतंत्र जब खतरे में होगा तो पूंजीवाद आएगा। आज आप देख रहे होंगे कि कोरोना के काल में भी पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती रही, गरीब गरीबी की ओर चलता रहा, गरीब और अमीर में लंबी खाई पैदा हो गई। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर देश में खुशहाली लानी है, समृद्धि लानी है, तो समता को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना समता के कभी भी समृद्धि आ नहीं सकती। 80% लोग रोटी के मोहताज होंगे और 10-5% को आप अगर समृद्धि मानते हो तो माने, लेकिन समाजवादी इस समृद्धि को कतई स्वीकार नहीं करेगा। जहां
प्रथम और अंतिम का अनुपात 1 और 10 का हो, वही समाजवाद है। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो आपके पास 1000 हो, नो फॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्ण साम्य संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद में यह प्रमाणित किया कि किसी का 5 मंजिला मकान है और किसी का 1 है तो उसका 4 तोड़ करके 1 के बराबर कर दो, समानता आ गई। लेकिन समाजवाद यह कहता है कि ना, 5 वाले को वहीं रोक दो और नीचे वाले को अपग्रेड करो, उसके बराबर पहुंच जाए। यह है समाजवाद, समझाना पड़ेगा। अब कैसे रोक दोगे? आज अंबानी अडानी सबको रोक दो वहीं, उनके ऊपर 100% इनकम टैक्स कर दो। दुर्भाग्य है इस देश का कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर भी 30% देता है, वो लोग भी 30 ही देते हैं। अंतर होना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को अगर उनके जहां वो पहुंचे हैं वहीं रोक दीजिए और उनसे 95, 96, 97% आप इनकम टैक्स लीजिए, उनके पास 3% बचेगा और वह रुपया उत्कर्ष में लगाइए जो भूमिहीन है, वह रुपया वहां लगाइए जिसके पास आवास नहीं, पेड़ के नीचे है, वह रुपया वहां लगाइए जहां हॉस्पिटल के लिए टिकट के लिए, माने उसके लिए टैबलेट के लिए लाइन लगाते हैं। तब विकास होगा देश का, तब दूरी कम होगी। 1 और 10 का अनुपात लाने का सिद्धांत है समाजवाद। और यह समाजवाद तभी आएगा जो हमने फार्मूला बताया कि जो बहुत अगड़ा है उसको रोको वहीं और उसको रोक दो, नीचे वाले को उसके पास धीरे धीरे पहुंचा दो, अपग्रेड करो। यह नीति है समाजवादी नीति और इस नीति को बताना होगा। आज हमें राष्ट्र शासन की आवश्यकता है। समाजवाद को विस्तृत करने के लिए, समाजवाद को प्रभावी करने के लिए आवश्यकता है राज सत्ता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं, जनता को आवश्यकता है। जनता को आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप अपने पीढ़ियों का विकास चाहते हो, पीढ़ियों की चिकित्सा चाहते हो, पीढ़ियों की स्वास्थ्य की चिंता करना चाहते हो, उनके शिक्षित करना चाहते हो, तो समाजवादी नीतियों को स्वीकार करते हुए चुनाव चिन्ह साइकिल पर मतदान कराने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। मित्रों, बुद्ध धर्म अगर अशोक न होते तो बुद्ध धर्म का इतना व्यापक प्रचार न होता, राज धर्म बना। इसलिए समाजवाद जब राज धर्म बनेगा, राज की नीति बनेगी, तब समाजवाद फ्लरिश होगा, समाजवादी नीतियों का विकास होगा। और जब तक समाजवादी नीतियों का विकास नहीं होगा, प्रदेश और देश का कभी कल्याण नहीं होगा। इतनी बड़ी आबादी का देश जहां करोड़ों लोग आज भी बिना खाए सो जाते हैं, करोड़ों लोगों को आवास नहीं है, पेड़ के नीचे सोते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में सोते हैं, करोड़ों लोग आठपेटा खा के सो जाते हैं और करोड़ों लोग दवा के लिए कराह करके मर जाते हैं। ऐसे देश में पूंजीपतियों का इस तरह से बोलबाला हो कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ लेके पलायन कर जाते हो, ये देश चल रहा है। भाई एक व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, एक आदमी जो ले गया उसमें 100-200 आदमी करोड़पति बन सकते थे, 1,000-2,000 का आवास बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल बड़े बड़े जुमले सुनाए गए और जुमलों को सुन करके भारत की सीधी साची प्यारी जनता ने मतदान कर दिया और आज वही जनता अपने को ठगा अनुभव कर रही कि नहीं? हाँ, तो अब जनता ठगा अनुभव कर रही है तो उसको आप मार्ग बताओ, समाजवादी नीति और समाजवादी चुनाव चिन्ह साइकिल, और मार्ग ही न बताओ, इलेक्शन के दिन उसको बूथ तक पहुंचाओ और इलेक्शन के दिन बूथ तक अगर पहुंचा के आप खड़े रहे। शिक्षक साथी महोदय से बड़ा निवेदन किया हूं कि हर शिक्षक अपने बूथ पर खड़ा हो जाए और जिस दिन शिक्षक बूथ पर खड़ा हो जाएगा तो 2-4% और अपने आप बढ़ जाएगा। उसको प्रचार नहीं करना, वहीं कोने खड़ा रहे। उसका विद्यार्थी, उसके विद्यार्थी के परिवार के लोग, उसके गार्जियन बच्चों के आएंगे, पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, बच्चा प्रणाम करेगा, धीरे से आप कहना चाहें कर दीजिए, नहीं कहेंगे तब वो दे देगा। यही बार बार मैं निवेदन करता हूं कि जो इंटरमीडिएट के टीचर हैं, अभी
वह इंटरमीडिएट के टीचर, उनका 12वीं का लड़का नया वोटर बना है। 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे, BA 1 में पढ़ने वाला बच्चा पहली दफा वह वोटर हुआ है। अब गुरुजी जाकर के उसके दरवाजे खड़े होकर कि पहली वोट बेटा गुरुदक्षिणा में हमें दे दो, देखो भला हो जाएगा। परीक्षा पास तब होगी, आपकी परीक्षा है, बच्चे की परीक्षा बाद में होगी, शिक्षकों की परीक्षा तब होगी जब वो ऐसा कहेगा तब। और ऐसा कहने के लिए देखिए अजय जी भी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें सभी शिष्यों के द्वार जाने का हमने संदेश दिया। शिक्षक चला शिष्य के द्वार जाइए यार, मांगिए, मांगना शिक्षक का धर्म है, देना भी धर्म है, मांगना, ज्ञान दीजिए और बदले में दक्षिणा मांगिए। और दक्षिणा में पैसा वैसा न मांगिए, वोट मांगिए, उस बच्चे की नहीं, बच्चे के माता पिता सबकी। और देखिए दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका समाजवादी सिद्धांत बढ़ता और चला जाएगा और वह दिन तब दूर नहीं होगा कि आप 24 की लड़ाई लड़ोगे और आपके जनप्रिय नेता की प्रबल दावेदारी होगी प्रधानमंत्री पद की, तब देश का भला होगा। तो इसलिए एक आध दो समय तो होगा ना सर? हाँ, तो अभी 5-10 मिनट चल रहा। एक उदाहरण दे दूं, क्योंकि शिक्षक हूं, शिक्षक से प्रारंभ कर देता हूं। आचार्य चाणक्य नाम सभी ने सुना होगा, बहुत चालाक, बहुत तेज थे, शिक्षक थे। उन्होंने नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त को राजा बनाने का संकल्प लिया। और जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने का संकल्प लिया तो उनका मित्र शाम को उनके पास गया। ध्यान से सुनिएगा सब। और मित्र ने कहा, यार तुम तो महामूर्ख हो, हम लोग जानते थे कि चाणक्य बड़ा तेज है, कहाँ क्या गड़बड़ हो गया। कहें कि तुमको राजा बनना चाहिए, प्रयास तुमने किया नंद वंश को हटाने के लिए और राजा बना रहे हो किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य ने कहा, सुनिए, कि अच्छा राजा वही होता है या हो सकता है। चाणक्य ने क्या कहा कि अच्छा राजा वही हो सकता है जिसके पास समाज के समस्त सामाजिक संबंधों की व्यक्तिगत अनुभूति हो। अच्छा राजा कौन होगा? जिसके पास समाज के सामाजिक संबंध, जैसे पत्नी, साला, ससुर, सास, और इधर जो है भाई भाभी, और इधर जो है फूआ फूफा, जितने सामाजिक संबंध हैं उन समस्त संबंधों की व्यक्तिगत अनुभूति और पीड़ा, संवेदना का जिसके पास अनुभव हो, वह अच्छा राजा होगा। दुर्भाग्य से मैं अविवाहित हूं, 50% संबंध का तो हमको जानकारी नहीं पत्नी साइड से। इसलिए तुम मूर्ख हो, मैं अच्छा राजा बनाने जा रहा हूं। अच्छा राजा बनना यह बड़ी बात है। और इतिहासकार जानते हैं, गुप्त काल भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। जब चाणक्य जैसा गुरु नीति निर्धारक उसके पास होगा तो वह काल अवश्य में स्वर्णिम काल होगा। और भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल की अगर गिनती होती है तो गुप्त काल की ही होती है। मित्रों, शिक्षक साथियों, अपनी प्रतिभा का प्रयोग कीजिए, अपने त्याग का प्रयोग कीजिए और अपने भविष्य का चिंतन कीजिए। भविष्य अगर अपना सुधारना है, पुरानी पेंशन आपको लेना है, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, अदरवाइज हम लोग तो गए, आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी पिताजी, जब लोकतंत्र खतरे में था, पूंजीवादी ताकतें प्रभावी हो रही थी, फांसीवाद बढ़ता चला जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे। आपका बेटा, आपका उत्तराधिकारी यह सवाल पूछेगा जब आप बुढ़े हो जाओगे तब, और आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो अपनी जवाबदेही फिट कीजिए, अपनी जवाबदेही फिक्स कीजिए, अपने उत्तराधिकारियों का भविष्य देखिए। अपना तो देख चुके, देख रहे हैं। जब तक उत्तराधिकारियों का नहीं देखेंगे, उसके प्रति सही जवाबदेही आपके पास नहीं होगी, तब तक हम मानते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। शिक्षक साथियों, कर्मचारियों, सबसे विशेष अनुरोध है, फिर से बात दोहरा देना चाहता हूं, शिक्षा प्रेरक सबसे छोटी कड़ी। शिक्षा में
अनुदेशक, अनुदेशक के बाद स्व वित्तपोषी शिक्षक, वित्त विहीन शिक्षक, राजकीय शिक्षक, यूनिवर्सिटी के शिक्षक। कई लोग हमारी वर्चुअल रैली सुनने के बाद तमाम लोगों ने फोन किया कि आपका आह्वान, हमका आह्वान अब जो है कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो वक्त है वह शाब्दिक नहीं है। आप सभी हमसे कह रहे हो कि माननीय जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हम कहेंगे बड़ा अच्छा काम करके दिखाओ, 5 वोट अधिक से अधिक दिलवा दो। जिनका भला हुआ है, जो कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी भी मिलते हैं, वाह वाह कहते हैं, हमका मित्र यार 10-20 और बढ़ाओगे कि नहीं? कहें बिल्कुल बढ़ाऊंगा, हमका सच्ची कृतज्ञता यह हो। आज परीक्षा की घड़ी है, आज बहुत शाब्दिक धन्यवाद देने की घड़ी नहीं है। सभी शिक्षक, कर्मचारी, किसान, मजदूर मिल करके अगर 2-2, 5-5 वोट की अलग से व्यवस्था करके मतदान तक पहुंचा दें तो 10 मार्च आपका होगा, 10 मार्च उत्तर प्रदेश का होगा, 10 मार्च समाजवादियों का होगा, 10 मार्च खुशहाली का होगा और आपके और आपकी पीढ़ी के भविष्य के उत्कर्ष का होगा। मित्रों, हमें निश्चित तौर पर इस बात का गर्व है और गर्व से आप बात कर सकते हैं, चट्टी चौराहे पर डिबेट कर सकते हैं कि हमारे नेता जैसा, आपके अखिलेश भैया जैसा नेता आज किसी पार्टी के पास नहीं है। आप गर्व से और डिबेट कर सकते हो। जब भी बात करता हूं चट्टी चौराहे में लोग दबे मन से ही सही, भाजपा के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हाँ अखिलेश जी तो बहुत अच्छे हैं। तब हम कहते हैं कि भाई अगर अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं और आप सवेरे से शाम तक पूरा जीवन अच्छी चीज का ही चुनाव करते हो, यही ना करता है आदमी। सो के उठा, अच्छी चाय मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा वस्त्र, अच्छा कपड़ा, अच्छे यार, अच्छे दोस्त, वो खराब चीज चुनाव नहीं करता। चाहे कपड़े की दुकान में जाए, चाहे सब्जी की दुकान में जाए, कहीं जाए, बिन बिन करके अच्छा लेगा। और जब अपने प्रदेश के भविष्य का चुनाव है तब वहां जाति, धर्म और मजहब की बात करते हो। अगर आप मानते हो कि अखिलेश जी सबसे अच्छे हैं तो अच्छाई का चुनाव करिए। अखिलेश जी को नेता मानते हुए हम समाजवादियों का यह धर्म है कि उनकी अच्छाई जन जन तक पहुंचावें। अभी संकल्प पत्र आपने देखा होगा, एक एक करूंगा तो बड़ा समय लगेगा। कितनी अच्छी सोच है कि गांव का गरीब किसान जितना परेशान किया इन लोगों ने बिजली के लिए, तो 300 यूनिट बिजली माफ, करीब 50 लाख लोगों को माननीय जी ने अपने कार्यकाल में समाजवादी पेंशन दिया था, 500 रुपए महीने, 12-5-60, 6,007। अब उसको 1,500 रुपए महीने, 18,000 रुपया साल करना अपने घोषणा पत्र में डाल दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। तो उनकी जो परिकल्पना है, जो सोच है, डायल 100, यह तो उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री सोच भी नहीं सका होगा कि सोचा था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डायल 100 का एक्सपेरिमेंट हुआ, विदेशों में भी नहीं होता होगा कि आपको थाने और पुलिस के पास नहीं जाना है, डायल 100 घुमाइए, पुलिस आपके दरवाजे रहेगी, आपकी पूरा सुनेगी। तो इस तरह की सोच जिस नेता में है, जन कल्याणकारी सोच जिसके पास है, ऐसे नेता को पीठासीन बनाना हम सबकी आवश्यकता है, हम सबकी लाचारी है, देशवासियों की लाचारी है, शिक्षकों की लाचारी है। शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षक बनना है तो माननीय जी को लाना पड़ेगा। शिक्षा प्रेरकों का बकाया 56,000 रुपया भारत सरकार में अटका पड़ा है, 5 साल में उसको वापसी नहीं की गई। शिक्षा प्रेरक 2,000 पाने वाला 26 महीने का 52,000 उसका बकाया आज भी है। और पुरानी पेंशन के लिए तो डिबेट भी हो रहा है शासन सत्ता की ओर से। अब उसमें पूरा भाग बताना शुरू करूं बड़ा समय लगेगा। नई पेंशन कुछ है ही नहीं है, जो है पुरानी पेंशन है। 2 साल 1 साल की सेवा के बाद अगर कोई एम्प्लॉय, कोई शिक्षक की डेथ होती है तो उसकी पत्नी अगर क्वालिफाइड है या जिस स्तर की है उसको तुरंत रोजगार मिलता है, और नहीं मिलता आश्रित को मिलेगा तो उसको जो है हाफ सैलरी जीवन भर मिलेगी। यह व्यवस्था नई पेंशन में है क्या?
यह कतई व्यवस्था नई पेंशन में नहीं है। नई पेंशन में है कि आपका 10% कटेगा और 14% सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। अकाउंट का पता ही नहीं है लोगों को कि वह 14% लोग बैठे हैं, शिक्षक अपना बताओ पासबुक में आता है। और उस समय यह बात बताई गई थी जब अटल जी की सरकार थी कि यह दोनों पैसा मल्टीनेशनल में जाएगा और इतना पैसा मल्टीप्लाई करेगा कि पुरानी पेंशन से 5 गुना, 6 गुना, 4 गुना आपको ज्यादा मिलेगा। लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। और अब जनता का काम है कि जनता भाजपा के नेताओं को कंफ्यूज कर दे और यह बता दे कि हम असली बात अब जान गए हैं, हमारे साथ अब जुमला नहीं चलेगा, हमारे साथ अब धोखा नहीं चलेगा, हमारे साथ अब झूठ नहीं चलेगा, हम सत्य के साथ हैं, यथार्थता के साथ हैं, जहां कथनी और करनी में एकता है उसके साथ हैं, माननीय अखिलेश जी के साथ हैं और समाजवादी नीतियों के साथ हैं। यह बात आपको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और अगर आप पहुंचाने में मित्र कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर आप जश्न मनाओगे 10 मार्च को, और इतना जश्न मनाओगे और धन्यवाद के पात्र बनोगे अपनी पीढ़ियों के लिए भी। आपकी पीढ़ी भी आपको धन्यवाद करेगी। लगता है समय वो कुछ ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए पुनः हम उस वाक्य को रिपीट करते हुए अपने नेता, हम सभी गौरवशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जो निर्विवाद हैं, जो उदार हैं, जो सर्वग्राही हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। ऐसे नेता के निर्देशन में काम करने का मिल रहा है, यह अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए आज से ही संकल्प लेकर के लग जाएं द्वार द्वार, घर घर, और मांगे गुरुदक्षिणा, मांगे अपना उपकार का प्रतिफल और मांग करके वोट के रूप में उसको कन्वर्ट करके 10 मार्च को जब गिनती हो तो सपा 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 होता रहे। और इसी मंगल कामना के साथ आप सब समाजवादियों के उत्साहवर्धन करते हुए, सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।